सही है सब कुछ? यस। ठीक है, तो आज हम देखिए बात रखते हैं ग्रेविटेशन की। ठीक है, एक मिनट, इसको स्लाइड शो स्टार्ट हो जाए। देखिए, ठीक है, एक सेकंड। हाँ, अब सही है। ग्रेविटेशन की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक चीज देख रहे हैं, द हेडिंग जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हमने देखा था कि दो चार्जेस होने के कारण क्या होता है कि दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। ये पहले के जमाने में लोगों ने ये ऑब्जर्वेशन किया कि दो पार्टिकल्स को ऐसे रखा, वो आपस में आ जा रहे हैं। अब ये बोलो कहाँ पे देखा सर? मैं सामने में एक दूसरे मेरा फ्रेंड रहता है, तो कभी तो ऐसा नहीं होता कि हम दोनों आके से चिपक गए, ऐसा तो होता नहीं है। तो कहाँ ये लोगों ने देख लिया? तो ये जो ऑब्जर्वेशन था ये प्लैनेटरी मोशन से स्टार्ट हुआ था कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है कि ये चीजें जो मोशन हो रही है अर्थ की, प्लैनेट की मोशंस कैसे हो रहे। तो उन्होंने एक चीज देखा कि दो पार्टिकल अगर कुछ और ना हो, ये चीजें उन्होंने कंक्लूड की कि अर्थ पे जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये इसके साथ टच में है, तो इसके साथ जब टच में है तो यहाँ पे फ्रिक्शन नाम का चीज होगा। यहाँ पे हम ऐसे वो वाले एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते जहां पे मैं ये बोल दूं कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स, आपस के ग्रेविटेशनल फोर्स वहां एग्जिस्ट कर रहे हैं। अर्थ पे मैं करूंगा तो अर्थ भी उसको इंटरफेयर करेगी, अपने फोर्सेस लगाएगी। तो ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है जिसमें कहा गया कि अच्छा, अगर दो मासेस एग्जिस्ट करते हैं, पॉइंट मासेस, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है। अभी तक हम बात करेंगे पॉइंट मासेस की। पॉइंट मासेस मतलब वैसा मासेस जिसका वॉल्यूम लगभग लगभग पॉइंट के बराबर है, यानी उसके वॉल्यूम के बारे में बात करने का कोई सेंस नहीं बनता है। वो पूरा एक पॉइंट पे पूरा मास कन्फाइंड हो गया है, उसी में आके सिकुड़ गया है। तो वो दो पॉइंट मासेस के बीच में जो अगर फोर्स लगता है, सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? सब कुछ दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है। तो वो दोनों अगर आपस में फोर्स लगाते हैं तो उन्होंने पहला बात कंक्लूड किया कि ये क्या होंगे, अगर मान लेते हैं कि दो पॉइंट मासेस आपके पास से रखे हुए हैं सिस्टम में और इनके बीच में आर सेपरेशन है, तो इन्होंने कंक्लूड किया कि एक फोर्स लगता है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे, और ये एक सेंट्रल फोर्स होता है। सर सेंट्रल फोर्स मतलब? सर सेंट्रल फोर्स मतलब इन दो पॉइंट मास, ये पॉइंट है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता, ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। क्या दो पॉइंट से स्पेस में कोई दो पॉइंट है, उससे क्या एक स्पेसिफिक एक ही यूनिक लाइन गुजर सकती है? मैं अगर एक पॉइंट बोलूं तो यहां से आप बहुत सारे लाइन गुजार सकते हो, राइट। लेकिन मैं बोल दूं कि दो पॉइंट यहां से, अब इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन को ही मैं ड्रॉ करना है, तो एक यूनिक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके अलावा और कोई ड्रॉ कर सकते हो क्या? ये इसके अलावा ये जो मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है, इसके अलावा और कोई ड्रॉ कर सकते हो क्या जो इस दोनों से पास होती है और स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए? तो ये एक यूनिक लाइन होती। तो यूनिक लाइन जब बनती है तो उन्होंने कहा कि ये जो फोर्सेस लगेंगे ये या तो इसी के अलोंग लगेंगे, जो लाइन जो एक्सिस कह रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, इसको अगर एक्सिस कहते हैं तो फोर्स क्या होंगी? एक्सिस के अलोंग ही लगेगी। इसका अर्थ है कि अगर m1 पे कोई फोर्स लगाएगा या तो ऐसे लगा सकता है या तो ऐसे लगा सकता है, लेकिन कोई फोर्स ऐसे नहीं लगा सकता है। तो हमेशा एक क्या बोला? सेंट्रल फोर्स है। कूलम फोर्स भी कैसा है? सेंट्रल फोर्स है। ठीक है, पहली बात उन्होंने मानी कि ठीक है सेंट्रल फोर्स है तो ये हो गया। दूसरा उन्होंने कंक्लूड किया कि जो पेयर फॉर टू पार्टिकल सिस्टम, ठीक है, फॉर टू पॉइंट पार्टिकल सिस्टम, अगर पार्टिकल बोल रहे हैं तो मतलब पॉइंट मास बोल रहे हैं, पार्टिकल सिस्टम के लिए देयर एग्जिस्ट अ पेयर ऑफ फोर्सेस दैट एक्ट अपॉन टू इंडिविजुअल मासेस एंड दे फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब हमेशा क्या बोला कि दे ऑलवेज एक्ट अपॉन ईच अदर, ठीक है, यानी पेयर वाइज फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे। यानी अगर कोई एक फोर्स एग्जिस्ट करता, यानी पेयर वाइज फोर्स, तो यानी एक ये फोर्स एग्जिस्ट करेगा और एक ये फोर्स एग्जिस्ट करेगा, और ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करेगा। यानी इसका अर्थ क्या हुआ सर कि अगर मान लेते हैं इसको, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा, अगर हम नोमेनक्लेचर याद करने की कोशिश करते हैं, इसको क्या कहा था? अगर ये मास 1 है तो मैंने बोला था F ऑन ड्यूटी, याद करो, ऑन 1 ड्यू टू 2। तो ये फोर्स क्या हुआ? ये हुआ, इसी को दिखाएंगे।
फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, F12 कहेंगे इसको, ठीक है। अब ये फोर्स एग्जिस्ट करेगा, साथ में दूसरा भी फोर्स एग्जिस्ट करेगा, पेयर वाइज एग्जिस्ट करते हैं, ये होगा F21, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। अब ये दोनों फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं, तो यानी ये एक्शन और रिएक्शन पेयर हैं। देख लो, दिख भी रहा है भैया, ये एक फोर्स ऐसा दिख रहा है और ये इसका एकदम बिल्कुल उल्टा दिख रहा है। अगर इसको यहां पे ट्रांसलेट करके ले आते हैं तो ये ऐसा बनेगा। तो दो फोर्सों को हम कंपेयर करते हैं, तो ये और इन दोनों के बीच में संबंध है कि ये एक दूसरे के अपोजिट में है, मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, सेम है। तो ये दो बातों को किया। फिर तीसरी बात क्या कंक्लूड किया कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। यहां पे एक और चीज बात मैं करूंगा जो कि आपको कूलम्स लॉ में किया था। वहां पे दो अगर चार्जेस होते हैं, वहां पे क्या दिखाते थे, कैपिटल क्यू से सोर्स चार्ज को दिखाते थे और एक टेस्ट चार्ज को स्मॉल क्यू से दिखाते थे। मानते हैं कि एक सिस्टम, ये भी तो एक टू पार्टिकल सिस्टम हो गया। इस टू पार्टिकल सिस्टम में अगर मान लेते हैं कि फोर्स अगर क्यू और कैपिटल क्यू और क्यू का सेम टाइप है, यानी ये पॉजिटिव है, यानी इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव में आ रहा है, इसका भी, सॉरी इसका मैग्नीट्यूड नहीं बोलेंगे, इसका वैल्यू पॉजिटिव में है, तो इसका भी वैल्यू पॉजिटिव में होगा। तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते थे। यहां पे अगर मास का तो पहली बात दो टाइप होगा नहीं, पॉजिटिव मास निगेटिव मास एग्जिस्ट नहीं करता है, सिर्फ मास एग्जिस्ट करता है। तो यहां मास यानी इसका भी मैग्नीट्यूड, इसका देख लीजिए वैल्यू पॉजिटिव, इसका भी वैल्यू पॉजिटिव, अगर इसका बोलेंगे तो 1 kg, इसका बोलेंगे 2 kg। तो यहां पे सेम, अगर ऐसा सोचने की कोशिश करते कि सेम टाइप का मास है, सेम टाइप का मास है, तो यहां पे एक उल्टा काम हो रहा है ग्रेविटेशन में, दे आर अट्रैक्टिव इन नेचर और यहां पे वो रिपल्सिव होते थे, ठीक है। तो इन दोनों बातों को, और यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे चार्ज के कारण आपस में फोर्स लग रहा है, यहां मास के कारण, इन दोनों के अंदर मास है और ये आर डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, इस कारण से ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं। और कितना फोर्स लगाते हैं ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताता है। और कैसे हमने कंक्लूड किया है, ये बातों को समझ के कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है, ये पेयर वाइज एग्जिस्ट करेगा। तो फोर्सेस को अगर F12 लिखेंगे तो F21 भी बनाना पड़ेगा मुझे उस समय, और उसके बाद ये न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो करेगा, ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अब बताइए, मेरे पास ऑप्शन बचता है पेयर वाइज बनाने के लिए, तो ये हमेशा ऐसे ही बनेंगे, अट्रैक्टिव होंगे ये और ये, ऐसा हमेशा फोर्स। तो हमारे पास जो कि बनता है कि जो एक्सियल लाइन पे होना चाहिए एक वेक्टर, जिसको मैं फोर्स कहने जाऊंगा और जो हमेशा अट्रैक्टिव होगा, तो वो ये बन के आता है। ये समझ में आ गया कि इसको हमने कैसे ड्रॉ किया। हम चाहते तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे पेयर वाइज में। वहां पे हमने कंक्लूड किया था कि हाँ सर, ग्रेविटी, वहां कूलम्स जो लॉ के अनुसार से हमने क्या कंक्लूड किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, वो भी सेंट्रल फोर्स है, वो भी पेयर वाइज में एग्जिस्ट करता है। लेकिन वो क्या चेंज हो जाता है, यहाँ तीसरा पॉइंट चेंज हो जाता है कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज रिपल्सिव व्हेन देयर इज सेम टाइप ऑफ चार्जेस, व्हेन Q and small q and capital Q are of same type, तो रिपल्सिव हो जाता है। यहां पे वो अट्रैक्टिव टाइप का बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो यहां से हमने एक बात जान लिया कि फोर्स ऐसा होगा, ये बात जान ली। अब दूसरी बात होती है कि इसके ऊपर क्वांटिटेटिव, मतलब एक क्वांटिटी क्या लाए। तो इसके लिए फिर से वही वाली बात की गई कि ये फोर्स क्या होती है, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब ये समझ लीजिए कि ये फोर्स एक प्रकार से कौन क्रिएट कर रहा है, मास ही तो क्रिएट कर रहा है। तो या तो एक बार मास 1 पे भी डिपेंड करना पड़ेगा और मास 2 पे भी डिपेंड करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनल होना चाहिए, क्योंकि यही तो क्रिएट कर रहा है बिल्कुल। अगर मास नहीं होगा इन दो पार्टिकल्स के अंदर, तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई एग्जिस्टेंस का सवाल नहीं। तो इसके कॉज पे जाइए, इसका कॉज कहता है कि मास एक प्रकार से दूसरे मास के ऊपर फोर्स लगाता है। तो कितना फोर्स लगाता होगा, तो भैया इनके अंदर जितना मास होगा उतना प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये बढ़ाएंगे तो ये फोर्स भी बढ़ना चाहिए। तो ठीक है, ये आ गया। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस।
और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर्ड ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये करके हमने देखा और यहां पे आ गया, हमने कंक्लूड किया कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड फोर्स इज, मैं ये भी बोलूंगा, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, फोर्स इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द 1/r स्क्वायर, ये भी सही बोला जा सकता है। प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस प्रोपोर्शनल टू द 1/r स्क्वायर, ये भी बोला जा सकता है। या इसको ये भी बोला जा सकता है प्रोडक्ट प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर्ड ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली जब मैं बोलूंगा तो 1/r करके नहीं बोलूंगा, इनवर्सली में सीधे r के साथ बोलूंगा, यहां जो भी है वो बोलूंगा। तो इनवर्सली, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर्ड ऑफ द डिस्टेंस, या फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/r स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज जहां पे आ गया, अब सिंपल सी बात है, यहां ग्रेविटेशन की बात होगी तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आएगा एक प्रकार से। अगर मैं लॉजिक लगाता हूं कि वहां पे अगर फोर्स लिखा था तो प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये आया था। वहां पे जब हमने हटाया था तो ये के स्मॉल के से लिखा था, इसको कहा था कूलम्स कांस्टेंट, यहां पे कहेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पे चीजें आएंगी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और एक और बात, इसको बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। द वर्ड यूनिवर्सल लगाने के पीछे एक ही कारण है कि ये कोई मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। याद कीजिए कूलम्स कांस्टेंट जो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम के लिए था, कोई मीडियम के लिए एप्सिलॉन m था, और इसको फिर सिंप्लीफाई करते थे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r आता था, क्योंकि वहां पे से हम जानते हैं एप्सिलॉन m होता है एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन r। ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको डाइलेक्ट्रिक्स कांस्टेंट से भी मैच किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे एक्चुअली में मीडियम का रोल आता है। ये एप्सिलॉन m क्या होगा, एप्सिलॉन m क्या होगा, ये मीडियम डिसाइड करता है। यहां पे जो g है, इसका कोई फर्दर कोई किसी के प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला खेल नहीं है। g एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होगा और जिसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻11 होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसकी यूनिट होगी। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई? यस सर। किसी को कोई डाउट? अरे बच्चों, किसी को डाउट हो तो बोल देना। अब देखो सिंपल सी बात है, अब वेक्टर फॉर्म में हम देखते हैं। आपको याद करो वहां पे फोर्स क्या लिखा था, अब एक चीज हम रिप्लेस करते जाते हैं। 1 2 लिखा था, वहां पे क्या लिखा था, k q1 q2 डिवाइडेड बाय r 1 2 मॉड होल स्क्वायर इनटू आपके पास, अच्छा यहाँ r वेक्टर 1 2। अब यहां पे देखिए, यहाँ पे केम वही चलेगा, सब कुछ वही चलेगा। अब यहाँ पे फोर्स को, ये जो फोर्स आया था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक था, इसको चेंज कर दीजिए ग्रेविटेशनल से, यानी आप इसको समझिए ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। के को किससे रिप्लेस कीजिएगा, -g से, q1 को m1 से, q2 को m2 से, और r तो वैसे ही रह जाएगा। और ये आ जाएगा। इसका अर्थ क्या है, इसको क्या रीड कीजिएगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में आ जाता है। ये देखिए, इसको भी लिख भी दिया मैंने। और R21 जो होगा ये आपको ऐसे आता है, आपको याद है ना, जैसे R21 क्या है, ये वाला R21,
ये हो गया R21 वेक्टर, ये रहा R21 वेक्टर। अब इसका ये होता है R21 वेक्टर। देखिए अगर 2 मास लगा हुआ है ना, तो R21 क्या होगा, ये वाला यूनिट डायरेक्शन, ये वाला देखिए, ये वाला, ये तो R21 हो गया ना, ये तो पूरा वेक्टर हो गया ना। इसको निकालना है मुझे तब, तो क्या करते हैं, इसमें इसके पूरे मैग्नीट्यूड को से डिवाइड कर देते हैं, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते, तो आ जाता है दिस वन इज इक्वल टू R कैप आ जाता है। ठीक है, अरे ये जैसे ए वेक्टर के, अरे वेक्टर ए है कोई एक, ये ड्रॉ किया हमने। मैं बोल रहा हूं कि इसके डायरेक्शन में मुझे एक और वेक्टर क्रिएट करना है जो इसके मैग्नीट्यूड, इसका मान लेते हैं इसका ये वाला मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, यानी वेक्टर ए इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं ए कैप। ए क्या है, मैग्नीट्यूड है, ए कैप क्या है, डायरेक्शन है। तो ये बोल रहा है कि एक वेक्टर जो आपने ड्रॉ किया है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसको ए वेक्टर को, इसको ऐसे भी समझा जा सकता है मैग्नीट्यूड टाइम्स यूनिट डायरेक्शन अलोंग दिस, जो इसके डायरेक्शन में आएगा, अलोंग दिस लाइन, जो भी कह लो। अब मैं कोई दूसरा वेक्टर बना रहा हूं, बी वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड मैं रख रहा हूं 2 टाइम्स से इंटू ए कैप। तो ये कैसा दिखेगा, देखिए इसी डायरेक्शन में ए कैप है, इसका डायरेक्शन यही है, मैग्नीट्यूड दूसरा हो गया, तो इसको मैं ग्रीन कलर से बनाऊं तो कैसा दिखेगा, ये आएगा ऐसा। तो वैसे ही ये R21 है, इसके डायरेक्ट, ये वेक्टर है, इस वेक्टर के डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में है, तो वो अगर ड्रॉ करना रहा तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा, तो वो आ जाता है ये। हालांकि इसके ऊपर कोई क्वेश्चंस नहीं आता है, लेकिन ये वेक्टर फॉर्म आपको समझ में रहना चाहिए। ये एक्चुअली कूलम्स लॉ की तरफ से ही है। और ये इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि इसको पढ़ के आपको एक प्रकार से ना मतलब समझोगे कि इसको पढ़ते क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है गारंटी दे रहा है कि आपको निकालेंगे ही निकालेंगे फोर्स। आप अगर मेरे पास 10 पार्टिकल सिस्टम हुआ तो तब आप क्या करोगे, सबका R1 R2 सबका पढ़ लोगे, जो भी होगा उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम में डाल दोगे, और उसके बाद ये फॉर्मूला लगा दोगे सीधे। तो पेयर वाइज जितना भी फोर्सेस बनेंगे सारे उसके आंसर आते जाएंगे। तो इसमें आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपका सबका आर वेक्टर निकालना होगा। आर वेक्टर किसके टर्म्स में होगा, ये ऐसे लिखा होगा, ए आई कैप प्लस जे कैप, और ये कैसे कैसे होगा, प्लस बी जे कैप मान लो। तो ये होगा ये वाला, ये इसका होगा ए और ये इसका होगा बी। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा इस पार्टिकल का, ए आई कैप प्लस बी जे कैप। देखो दो वेक्टर्स बीजे कैप, इसी का दो इन दोनों का ही तो सम है, ये वाला यही तो है सम। तो इसको क्या कर दिए, इस वेक्टर को रिजॉल्व कर दिए दो वेक्टर्स के फॉर्मेट में, तो डिकम्पोजिशन ऑफ दिस वेक्टर। तो इसको फिर इस फॉर्मेट में कर दिया, अपना आगे आंसर सबका कोऑर्डिनेट लिख दिया, फिर रखते गए सीधे फॉर्मूलाज पे रखते गए, आंसर आते जाएगा। तो ये उसके लिए यूज होता है, लेकिन वेक्टर फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए, मतलब समझ में आना चाहिए। इसका हम इस्तेमाल करके क्या करेंगे ना, कि हम एरोज का फॉर्मेट देंगे। ये हम चीज ये R21 ये सब कैसे ड्रॉ करेंगे, एरोज के हेल्प से। इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी वैसे ही क्वेश्चंस करते थे, इसमें भी एक दो क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सेम चीजें होती है। यहाँ पे ग्रेविटेशन में आपके पास मैग्नीट्यूड वाइज में, देखिए मैग्नीट्यूड वाइज में आपके पास क्या होता है, ये देखिए यहां से के को हम रिप्लेस कर देते हैं जी के साथ, मैग्नीट्यूड में, ऐसे फोर्स में माइनस जी के साथ, अगर ये पूरा वेक्टर फॉर्मेट में है तो। ठीक है, m1 को रिप्लेस कर देते हैं q1 से, और q2 को रिप्लेस कर देते हैं m2 से। अब देखिएगा बहुत, और ये वाली केसेस में क्या होती है कि हमेशा अट्रैक्टिव होती है, और ये दोनों में से कोई भी हो सकती है फोर्सेस, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव भी हो सकती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसी का इस्तेमाल बहुत करेंगे। देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, अब ये हम R1 R2 R3 नहीं निकालने चाहेंगे। अगर आप उस हिसाब से सोचना चाहें तो देखिए, आप कोई एक फ्रेम बनाएंगे, इसको ओरिजिन मान लेंगे, इसका फिर R1 इसका आ जाएगा, R1 इसका क्या हो जाएगा, R1 इसका हो जाएगा R1 वेक्टर मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास डी आई कैप। इसका क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं पार्टिकल 2, तो ये हो जाएगा पार्टिकल 2 का R2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास डी जे कैप।
इसका हो जाएगा आपके पास, इसका पार्टिकल हो जाएगा R3 अगर मानते हैं तो। ये सारे आप मार्क करके और सीधे फॉर्मूलाज में रख दोगे, ये भी एक तरीका है। लेकिन आपको मैं क्या बोलूंगा, इसको एरो मेथड से हम काम करेंगे। एरो मेथड से मतलब तो देखते हैं कैसे करेंगे। याद कीजिए क्वेश्चंस ऐसे कूलम्स कैसे करते थे, कूलम्स वाले में ट्राई करना चाहेंगे इसको, क्वेश्चंस को जब आप उस समय करते थे कूलम्स लॉ में। आप ड्रॉ करना स्टार्ट कीजिए। अब क्वेश्चन पहले पढ़िए। 3 पार्टिकल्स ए बी सी आपके पास 3 पार्टिकल ईच ऑफ मास m आर प्लेस्ड ऑन अ लाइन ए बी इज इक्वल टू, जहां पे दे रखा है आपके पास ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू डी, यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू डी, यानी दोनों सेम लेंथ के। फाइंड द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द फोर्थ पार्टिकल P। ये पार्टिकल है P वाला, वो फोर्थ पार्टिकल है ऑफ सेम मास m, इसका भी मास m ही है जो कि इन तीनों का मास है, और ये भी D पे रखा हुआ है फ्रॉम B से ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू द लाइन, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर B के थ्रू। अब यहाँ पे हम ट्राइंगल और ये चीजों के बारे में सोचेंगे। अब यहाँ पे हम समझ गए कि यहाँ पे पूछ रहा है कि इसके ऊपर P के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है बाकी इनके कारण। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में जो दिया हुआ है मेरे पास, यहाँ पे अगर इसका लगाता हूं तो ये सेंट्रल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां से अगर मैं ए को और पी को पॉइंट को ज्वाइन करने की कोशिश करता हूं तो एक लाइन बनेगा, और फिर पॉइंट पी को, पॉइंट मास पी को और सी के साथ ज्वाइन करता हूं, क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स है हमेशा एक्सिस, ये दोनों के सेंटर उस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन के अलोंग ही लगेगा। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो होगा आपके पास, एक प्रकार से मान लेते हैं वो क्या होगा। अब यहां पे लिखते हैं फोर्स, ऐसे सोचेंगे, फोर्स ऑन ये पार्टिकल P ड्यू टू सिस्टम। ये क्या होगा, एक प्रकार से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का भी सोचना स्टार्ट कर सकते हैं कि फोर्स ऑन P ड्यू टू सोर्स मास 1 2 3। ऐसे सोचेंगे। फिर उसके बाद कैसे सोचेंगे कि कैसे निकालना है। अब डायग्राम, अब इसके बाद हम वेक्टर फॉर्मेट में नहीं जाएंगे, सीधे जाएंगे क्या करेंगे, डायग्राम में काम करेंगे। डायग्राम में कैसे काम करेंगे, P के ऊपर 1 के द्वारा ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स बनेगा, ये लगेगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखो इसका मैग्नीट्यूड होता है, इसको बोल देते हैं यहाँ पे Gm² बाय ये डिस्टेंस कितना है मुझे नहीं मालूम, तो इसको मानते हैं x, तो बाय x²। ये मैग्नीट्यूड है। दूसरे का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये इसको बोलते हैं फोर्स 1, फोर्स 1, तो F1 ये है। F2 क्या होगा यहां पे बताइए, ये होगा आपके पास Gm² बाई D², ये इसका बीच में सेपरेशन, इसको F2 कहेंगे। F3 को क्या कहेंगे, F3 को Gm² बाई, मान लेते y है, y²। अब नेट फोर्स मुझे निकालना है, तो अब देखो पहली बात x आ रहा है, y आ रहा है, इतने आ रहे हैं, कुछ सिंप्लीफिकेशन जरूर ज्योमेट्री करने देगा मुझे। तो वो क्या सिंप्लीफिकेशन आपको दिख रहा है, देखिए ये पॉइंट P है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हमेशा लाई करता है। इसी बात को समझिए, डाइपोल में हम कहते थे कि 2 डाइपोल एग्जिस्ट करता है और ये हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक लाइन होती है। तो यहाँ किसी पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था। सेम चीज मैंने मेथड किया था, इसको ऐसे जोड़ा था, इसको ऐसे जोड़ा था। उस समय एक चीज दिख रही थी कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हमेशा होगा ही होगा। तभी इसका क्या है, आपके पास परपेंडिकुलर भी है ये और बाइसेक्टर भी है। ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है ये लाइन। तो ये हमेशा कभी भी इसी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल ही बनेगा। देख लीजिए भैया, ये मान लेते कोई डिस्टेंस d है, d की जगह आप मान लेते यहाँ जो d दिया हुआ है d है, मानते इसकी जगह कुछ भी हो, यहाँ आगे तक रखा हुआ होता x होता,
तो ये देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये x और ये d, तो इसका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होता, इसका फिर ये क्या होता है, फिर यहां से यही बनता, ये होता अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, होता कि नहीं ये वाला ट्राइंगल में। तो ये हमेशा कैसा बनेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। अब देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया तो ये F3 था, अब आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, यानी इसका अर्थ ये समझ में आ गया कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो चलिए यहां पे से यहां पे x लिख सकते हैं, एक चीज तो दुविधा हटी, इसको x कहेंगे तो ये भी x होगा। अब देखिए उसके बाद रिलेशन देखिए एक और चीज का, ये d है तो ये भी d होगा, और ये x कब क्या आ जाएगा यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट डी स्क्वायर दैट इज अंडर रूट डी, इसको लिख सकते हैं रूट 2d, लिख सकते हैं कि नहीं। Yes, sir. तो यहां से ये आ गया आपके पास x क्या आ गया, रूट 2d होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है gm स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपके पास आ रहा है 2d स्क्वायर। ये फोर्स हो गया यहाँ पे आपका लग गया F1। अब देखिए सारे d में टर्म्स में आ गए, यहां भी आ जाएगा 2d स्क्वायर। अब आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे फोर्सेस आ गए। अब आपके पास एंगल निकालना है, क्यों, क्योंकि भैया इसका सम कैसे करेंगे, इसका मुझे एंगल मालूम होगा ही होगा, तभी मैंने क्वेश्चंस ऐसे आप मान के चलिए, बिल्कुल निश्चिंत होके चलिए कि एंगल होगा ही होगा। तो ये देखिए एंगल कैसे निकालेंगे, ये d, ये 2√d, ये 90, ये d तो यानी इसका एंगल सेम है, इसका भी एंगल सेम, और ये 90, तो ये कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए कि नहीं। Yes, sir. ये सबको दिख रहा है कि नहीं, इसमें कोई डाउट आ रहा है क्या, 45 कैसे मैंने लाया, ये 45 कैसे लाया, दिख रहा है ना सबको। Yes, sir. यस सर। ये देखिए ये हो गया आपके पास रूट 2d, ये d और ये d, और ये राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये कैसा है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है ये आपके पास। तो ये 45, ये 45। अब देखिए यहां से क्या गेम होता है, ये 45 डिग्री है, फोर्स 1 को रिजॉल्व कीजिए, इस डायरेक्शन में क्या आएगा, आएगा आपके पास F1, ये इस डायरेक्शन में आपके पास कितना है, कितना 45, तो cos 45, इधर जो आएगा वो हो जाएगा F1 sin 55, sin 45 सॉरी, इस डायरेक्शन में, इसको रिजॉल्व कीजिए F3 को, तो F3 का आएगा F3 sin 45 इधर, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा F3 cos 45। अब इसके आगे क्या हो गया, सिंपल हो गया, देखिए F1 sin 45, F1 sin 45 कितना होगा, sin 45 1/√2 होता है, ये sin 45 है, ये टाइम sin 45, ये इसका मैग्नीट्यूड सेम है, इसका भी देखिए वही है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचे कौन, सारे कॉस वाले, और किसके अलॉन्ग, ये लाइन के अलॉन्ग, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलॉन्ग। तो कितना आएगा आपके पास, F2 बच रहा है जो पूरी तरह से लग रहा है, प्लस आपके पास कितना आ गया, gm स्क्वायर 2d स्क्वायर, cos 45 कितना होता है, कितना होता है cos 45 है, cos 45 तुम लोग को याद नहीं आ रहा है, कितना होता है cos 45, बताओ, तुम्हें ये याद नहीं आ रहा है, सब साइलेंट होके बैठ गए। ये बच गया जो कि सिर्फ इस डायरेक्शन में है, इसको सम करके हमारे पास कितना आएगा देख लेते हैं, 1/√2 यह हो जाएगा आपके पास gm स्क्वायर d, और इधर आ जाएगा आपके पास 1 प्लस
1/2√2 प्लस 1/√2 कैंसिल हो गया, यानी 1/√2, ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए। देखते आ रहा है क्या? हेलो पीवी, समझ में आया कैसे किया हमने? समझ में आया? अगर यस नहीं सर। समझ में आएगा तो क्वेश्चंस कीजिएगा आपस प्रीवियस में। स्लाइड। प्रीवियस स्लाइड में और कॉस का वैल्यू याद रखा कीजिएगा। कॉस कभी भी कॉस साइन का 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की याद आते रहनी चाहिए। ठीक है, तो यानी हम वेक्टर फॉर्मेट को छोड़ के, चाहते तो वेक्टर फॉर्मेट से भी इसको कर सकते थे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम R1 R2 सबका निकाल लेते और जो पूछा जाता है उसके हिसाब से हम निकाल लेते। हमसे पूछा गया था F on P ड्यू टू सिस्टम। ये 3 सिस्टम, यानी एक सोर्स सिस्टम हमारे पास ये है। ये सोर्स सिस्टम एक पॉइंट मास को कितना फोर्स लगाता है अगर वो पॉइंट P पे होगा तो इसी के लिए इस पॉइंट पे जो मास है उसी को बोल दिया मास P। तो एक प्रकार से इसको क्वेश्चन को ऐसे भी सोचा जा सकता है, ये सोर्स मास आप यहां पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्रिएट करोगे, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ताकि उसका टाइम्स m जो होना चाहिए वो फोर्स बने। देखिए ये चीज का भी हम रिपीट काम करेंगे। फोर्स इज इक्वल टू, वहां पे ग्रेविटेशन में क्या होता था, Q टाइम्स E। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर E है यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे टेस्ट चार्ज अगर Q रखा हुआ है मैग्नीट्यूड का, स्मॉल Q मैग्नीट्यूड का, तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज इक्वल टू फोर्स। सेम चीज यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट चलेगा। यहाँ पे E वाला E रखते थे, यहाँ पे E वाला G रख देंगे। ये ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट पे भी काम चलते रहेगा, आपको पूरा रीब्रशिंग होते रहेगा उस चीजों का। तो वैसे ही करेंगे, तीनों फोर्स को देखेंगे और सिंप्लीफाई हो जाएगा। आपको याद रखिएगा ज्योमेट्री आपको दिया गया है उसी सेंस के लिए। ये डी बनाया गया, ये डी बनाया गया, ये जानबूझ के 90 डिग्री बनाया गया, ये 45 डिग्री पर जानबूझ के दिया गया। कोई कॉम्प्लिकेटेड डी बना के कोई भी ट्रायंगल पे दे दिया कि ये लो मेरी मर्जी आ गई, ये लो एक ट्रायंगल बना दिया, इसके यहाँ पे h/3 पे रख दिया मैंने, यहाँ से h/3 पे पार्टिकल रखा, एक पार्टिकल यहाँ रखा और एक पार्टिकल यहाँ रखा, इसका यहाँ पे कुछ 15 डिग्री बना रहा है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको पेपर सॉल्व करवाना है, उसको रिसर्च नहीं करवाना है। ठीक है, तो इस गारंटी रहती है इस चीजों की। तो ज्योमेट्री से आप एंगल और डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन देम निकालिए। पक्की सी बात होगा, यहाँ पे आपको 3 फोर्सेस लिखने हैं, तीनों फोर्स के देखिएगा सेपरेशन मालूम होना चाहिए, तभी तो आप कंप्लीट कर पाओगे। ये ज्योमेट्री आपको हेल्प करेगी, ये एक्स क्या है ये वाई क्या है, ज्योमेट्री हेल्प करेगी ही करेगी। उसके बाद आपको एंगल यहाँ पे दिया ही जाएगा जानबूझ के, कैसे ना कैसे आप निकाल लो ताकि इसको रिजॉल्व कर सको। और एक डायरेक्शन वाले में आंसर होगा, या तो इसमें होगा या तो हो सकता है इधर भी हो जाता है आंसर। जैसे यहाँ पे ये कैंसल आउट किया तो ये दोनों का ऐसे लिख देता कि इसका इस डायरेक्शन में कम फोर्स कितना है, कितना कंपोनेंट है उस फोर्स का। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहेंगे। अब देखिए एक और बात, ग्रेविटेशनल अब फोर्स हो गया, सेम वही स्टोरी चल रही है फील्ड के साथ। मैं बोलूं कि एक चीज में 2 डेफिनेशंस बातें रख रहा हूं यहाँ पे। द रीजन सराउंडिंग द मास वेयर अदर मास एक्सपीरियंस अ ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेविटेशनल फील्ड। इस चीजों को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूंगा। द रीजन सराउंडिंग द मास, जरूरी नहीं है कि रीजन सराउंडिंग द मास ही हो वहीं पे फील्ड प्रोड्यूस होगा। जैसे कि सॉलिड स्फीयर में हम देखते थे, सॉलिड स्फीयर में आने वाले केस में हम देखेंगे कि अगर एक सॉलिड मास है तो सॉलिड मास क्या इस पॉइंट पे भी फील्ड क्रिएट हो रहा है, इस मास के अंदर भी फील्ड क्रिएट हो रहा है, जो कि वो पॉइंट जो इसके अंदर लाई कर रहे हैं। सो नॉट ओनली इन द सराउंडिंग बट अ रीजन ऑफ द 3D स्पेस। मैं सिंपल सी बात करूंगा, इस पूरे यूनिवर्स का एक सबसेट उठेगा, उसमें वो फील्ड क्रिएट करेगा।
वो पॉइंट इसके अंदर भी हो सकता है, इसके बाहर भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। लेकिन अब क्या करेगा, मास हर पॉइंट पे, स्पेस के हर पॉइंट पे क्या कर रहा है, एक वैल्यू असाइन करने की कोशिश कर रहा है, और उस पॉइंट पे कितना वो एक वैल्यू असाइन किया है, उसी को हम कहेंगे यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। वहां क्या कहते थे, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नाम था, और यहां ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, सेम काम है, लेकिन एक चीज बदल जाएगा। याद कीजिए कि वहां पे हम जब फील्ड इंटेंसिटी नापना रहता था तो क्या करते थे, कोई एक टेस्ट चार्ज को लाते थे जो कि Q होता था, और टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता था। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगता था, दैट इज क्या था, वो फोर्स पर यूनिट चार्ज, वो हम फील्ड के पास डिफाइन करते थे कि इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे फील्ड क्या है। तो ए पॉइंट पे टेस्ट चार्ज वहां पे रखा हुआ है, वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, डिवाइडेड बाय द कितना उस टेस्ट चार्ज के ऊपर चार्ज है, और ये क्यू हमेशा पॉजिटिव होता था। यहां पे दो अलग चीजें हो जाएंगी कि यहां मास के कारण यहां पे कितना हो रहा है, ये सेम डेफिनेशन रहेगा कि वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, मास डिवाइडेड बाय द मास। तो यहाँ पे टेस्ट मास का आपके पास कहानी आएगा, और टेस्ट मास यहाँ पे कुछ ऐसा इस बार तो है नहीं कि कोई पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो टेस्ट मास इस बार तो टेस्ट मास होगा, सिंपल सी बात है। तो उस टेस्ट मास को यहां पे लाके रखेंगे, वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, F डिवाइडेड बाय द मास, ये क्या हो जाएगा, ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी यहाँ पे इस पॉइंट पे। ये बात समझ में आ गई सबको? आपको रिकॉल हो रहा है वो चीज जब हम लोगों ने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था? यस सर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी वही काम करते थे कि किसी के फील्ड इंटेंसिटी नापने के लिए कोई सोर्स चार्ज दिया हुआ है हमारे पास, वहां पे किसी पॉइंट पे मुझे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नापना है, तो मैं टेस्ट चार्ज को लाके वहां रखता था, और जितना वो फोर्स एक्सपीरियंस करता था डिवाइडेड बाई Q, जितना चार्ज वो कैरी कर रहा है। यहाँ पे फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा डिवाइडेड बाई वो कितना मास कैरी कर रहा है, वो टेस्ट मास। तो यहाँ पे Eg कहते रहेंगे इसको, और Eg मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो ये मैं बात बोल दूं कि अ रीजन ऑफ द 3D स्पेस वेयर अदर मास एक्सपीरियंस अ ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड। सो एक टाइप से उसने स्पेस के कुछ रीजंस को क्या कर लिया, कैप्चर करके उस जगह पे वैल्यू असाइन कर दी है, और ये वैल्यू कैसी है, वेक्टर वैल्यू। तो इसी के लिए ये ग्रेविटेशनल फील्ड एक वेक्टर फील्ड है, or in another words, by the virtue of the source mass at every point, at each and every point of the region, there is a unique vector value mapped to it. ऐसा नहीं है सब मैप्ड है, कोई ना कोई एक फंक्शन से मैप्ड है। यहाँ पे आपके लिए अगर ये आपने मास रखा, तो इसका अगर मान लेते कि आपने पोजीशन वेक्टर ऐसे डालते गए, जैसे जैसे 1 1 बनाते गए, तो ये देखिए यहाँ मैप्ड है सारा कुछ। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, अब ये एक फंक्शन ऑफ आर बन गई है। ये क्या होता है, के जी, यहाँ पे हो जाएगा G m बाई आर स्क्वायर। अगर यहाँ से सेपरेशन है, यहाँ से अगर मान लेते हैं तो सोर्स मास है, तो यहाँ पे रखा है हमने, तो यहाँ सॉरी यहां पे रखा है, तो ये हो जाएगा, ये तो फोर्स हो गया डिवाइडेड बाई स्मॉल m, तो ये आ जाता है Gm बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने सोर्स चार्ज को रखा है, सोर्स मास को रखा है m मास का, और उसने एक फोर्स एक्सपीरियंस किया है Gmm बाई आर स्क्वायर। तो इसी के लिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैं तो इलेक्ट्रिक बोल रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गई, Gm बाई आर स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड हो गई। डायरेक्शन इस बार बात करेंगे क्योंकि ये वेक्टर है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे फोर्स जो था वो इसको फॉर्मेट में लिखेंगे, तो यहाँ पे फोर्स यहाँ पे माइनस आता है, और यहाँ पे वेक्टर वैल्यूज आती है। तो यानी हम आर कैप का जो डायरेक्शन, आर कैप मतलब बाहर की ओर, उसके जगह अब इस बार हो गया वो अंदर की ओर, तो ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू डायरेक्शन के साथ।
समझ में आ गया? ई, क्योंकि ई एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, नीचे तो मास स्केलर है। ठीक है, यस सर। अब यही सेम कहानी होगी, ये देख लेना, ये थोड़ा हायर वाला चीज हो जाती है यहाँ पे। किसके साथ डिफरेंशियल, अगर हम मान लेते हैं मास आपके पास डिफरेंशियल मास, क्योंकि आपके पास जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड बॉडी पर हो गया, एक्सटेंडेड बॉडी मतलब आपने एक प्रकार से उसको मान रखा है कि ये पूरी बॉडी की मास है एम, उसने हर पॉइंट पे अपना क्या रखा है, मास डिस्ट्रीब्यूट करा रखा है। तो एक इस पॉइंट पे कितना मास होगा, डीएम मास होगा। तो ये डीएम मास क्या होगा, यहाँ पे अगर मान लेते कि टेस्ट चार्ज होगा, ये स्मॉल मास का होगा। ये देखिए, ये डिफरेंशियल वैल्यू है, ये एम डिफरेंशियल वैल्यू नहीं, फाइनाइट वैल्यू है। तो इस फाइनाइट वैल्यू, लेकिन ये पॉइंट मास होगा, ये गारंटी बात है। तो पॉइंट मास होगा तो वो पूरे एक पॉइंट पे पूरी तरह से आ जाएगा और पॉइंट से बाहर नहीं जाएगा। तो इस पॉइंट पी पे आ गया, ये मास हमने स्मॉल एम का एक, आप टेस्ट मास बोल के बोलो, यहां पे लेके आए, तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो आप बोलोगे जी, और यहां पे सोर्स मास इस बार डीएम हो गया इनटू एम बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम, द मास ऑफ द सोर्स मास। ये क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा, ये डीई प्रोड्यूस कर रहा होगा, डिफरेंशियल फील्ड स्ट्रेंथ, यहां पे हो गया डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, यानी डीएम मास प्रोड्यूस कर रहा होगा डीई। तो ये आ जाता है आपके पास बाई आर स्क्वायर। अब ये छोटे छोटे मास क्या हो रहे होंगे, सारे DM1 DM2 सबका क्या हो रहा होगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, लेकिन वेक्टर फॉर्मेट में सबका। और वो क्या हो रहे होंगे, धीरे 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 सब लोग क्या कर रहे होंगे, ई को बढ़ाते जा रहे होंगे, और ऐसा होगा कि पूरे सिस्टम के लिए निकालेंगे तो ई एक फाइनाइट वैल्यू आ जाएगा। ये बात समझ में आई? यहां पे हम चाहते तो देखो, अगर चाहते तो यहां पे हम डीएम नहीं ले रहे, ये स्टोरी की मेन कहानी है कि हम टेस्ट मास को डिफरेंशियल मास नहीं ले रहे, हम यहाँ सोर्स मास को डिफरेंशियल मास ले रहे हैं। तो ये स्टोरी बनाने के लिए ये है कि हम किस किस को डिफरेंशियल मास लेके यहाँ पे काम कर रहे हैं, और उस कारण से कौन सा डिफरेंशियल चीज प्रोड्यूस होगा, डिफरेंशियल फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो ये तो हायर स्टडी के लिए होता है, जब उनको सब कुछ निकालना रहता है, कोई भी शेप दे दिया जाएगा, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया जाएगा, ये फंक्शन रोहो दे दी जाती है एक्चुअली, फंक्शन ऑफ रोहो एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी दे दिया जाता है, वो बहुत ऊपर वाली चीजें होती है। और फिर उसके बाद बोला जाता है कि इसके कारण ये कोई भी ऐसा ऐसा मास डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ऐसे ऐसे फंक्शन दे रखा है, बताओ यहाँ पे फील्ड क्या होगा। तो कैलकुलेशन ऐसे ही स्टार्ट होती है। ठीक है, और यहाँ का डीएम मास कैसे होता है, तो डीएम हो जाता है यहाँ पे, सॉरी डीएम जो होता है वो होता है रोहो डीवी, और फिर यहां से निकाला जाता है चीजें। एक एक ये वाले क्वेश्चंस हम देखेंगे भी, एक दो क्वेश्चंस, बाकी सब ऊपर लेवल का है, छोड़ दो, ज्यादा नहीं सीखते, गंदी बात होता है। एग्जामिनेशन में थोड़ा रिलैक्स होके सीखना पड़ता है ना, ज्यादा समझ जाएंगे तो फिर वो भी चीजें आपके माइंड को अनस्टेबलाइज कर देगी, क्यों कैसे और भी चीजें जगाने लगती है। और ऐसा नहीं है कि अच्छी बात है, क्यों कैसे करना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हमारे पास टाइम परमिट नहीं करता है ना, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है ना, टाइम कम रहता है। चलो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात करते हैं खुलेआम, अब चलते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा कि किसी भी पॉइंट पे हमने अगर टेस्ट मास m को ला के रखा तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है डिवाइडेड बाय द मास। फोर्स सिंगल, आपके पास सिंगल सोर्स है, एक सिंगल सोर्स है m मास का। अब बताइए यहाँ पे कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये होगा डायग्राम के फॉर्मेट में, आप ऐसे ड्रॉ कर देना। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, फोर्स ऑन स्मॉल एम ड्यू टू कैपिटल, मतलब फोर्स ऑन स्मॉल एम ड्यू टू कैपिटल एम, ये वन कौन सा है, कैपिटल एम, इसको ऐसे रीड करेंगे, डिवाइडेड बाय मास
इसका मास, ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है किसके कारण, सोर्स चार्ज 1 के कारण, डिवाइडेड बाय देयर मास, तो ये होगा यहाँ पे क्या होगा, ई एट ई जी, यानी ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू 1। इसको ऐसे रीड करेंगे, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, एट ड्यू टू 1, एट पी ड्यू टू 1। तो ये आपके पास आता है, इसको हम लिखते हैं। और यहाँ पे आप याद रखिए, यहाँ पे ऐसे जैसे m1 लिखा हुआ है तो m1 ही लिखिएगा ऐसे, और ये वेक्टर फॉर्म में ये आ जाता है। ठीक है, तो ये देख भी सकते हैं, माइनस टाइम्स आर कैप है, माइनस टाइम है फोर्स जी एम बाई आर स्क्वायर। तो यही देखिए, ये देखिए, ये आर कैप है इधर, आर कैप तो इधर होगा 1 यूनिट वेक्टर का इस डायरेक्शन में, और इसका माइनस साइन है तो ये देखिए ये आ जाएगा ऐसा। तो यहां पे वेक्टर ड्रॉ कैसे करेंगे, जिस पार्टिकल पे लग रहा है, जिस पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है उस पार्टिकल पे इसका टेल रख देंगे, इस वेक्टर का टेल यहीं पे रखेंगे, तो ये इस डायरेक्शन में आ रहा है और इतना मैग्नीट्यूड का, तो ये ऐसे रख देंगे यहाँ पे ऐसे, तो ये रिप्रेजेंट करेगा फोर्स ऑन स्मॉल एम ड्यू टू सोर्स मास कैपिटल एम, और ये डिवाइडेड बाय एम करके यहाँ पे इसका ई दे देगा एट 1। ठीक है, अब यही चीज अगर आपके पास बहुत सारे सोर्स मास हो जाते हैं तो सिंपल सी बात है, सारे का ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऐड हो जाएगा। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये बात सबको समझ में आई, ये बात सबको समझ में आ गई ना? यस सर। कोई डाउट और तो नहीं है ना, कि ऐसा नहीं है कि तुम लोग झूठ बोलते हो जी, कि सर डाउट तो बहुत रहता है लेकिन आप समझाते ही नहीं है, ऐसा तो नहीं ना होता है? नो सर। ठीक है, अब देखो, अब गेम स्टार्ट होता है यहां से। बताओ, ड्यू टू यूनिफॉर्म आपके पास सर्कुलर रिंग है एट पी, इस पे क्या होना चाहिए, ईजी कितना होना चाहिए, इस पे पी पे क्या होना चाहिए? चार्ज वाले में याद करो क्या लिखा था मैंने, फील्ड क्या लिखा था वहां पे, याद है? अरे सर हम बच्चे हैं, हम तो बच्चे हैं, हम ए के बोलेंगे नहीं। अपॉन सर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 3/2। माइनस आर स्क्वायर प्लस आर सब लगा दिए ना तुम, हम बच्चे हैं सर, भूल जाते हैं, हम नहीं भूलेंगे तो कौन भूलेगा। यहाँ पे आपको क्या गेम खेलना है, के की जगह आपको क्या रखना है, माइनस जी। देखो, आप के की जगह जी रखो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन डायरेक्शन समझ लेना, वो उधर डायरेक्शन अगर ऐसे आ रहा था तो आपको इधर ऐसे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे के जगह जी रखो, क्यू के जगह कैपिटल एम, कैपिटल क्यू के जगह कैपिटल एम, एक्स के जगह एक्स रहने दो। ये सब तो सब सेम रहेगा रिंग के लिए, ये कैपिटल आर इसका रिंग का रेडियस था, एक्स था, इस रिंग के सेंटर से कितना डिस्टेंस है उस पॉइंट का, और कहाँ पे वो पॉइंट होना चाहिए, एक्सिस पे, एक्सिस ऑफ द रिंग पे होना चाहिए, उसके लिए फॉर्मूला लिखा था ई एट पी ड्यू टू रिंग। बोलो, तो ये आना चाहिए, आएगा कि नहीं, देखते हैं, पूछते हैं। भैया ये सब डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, हम थक गए हैं इससे, अब हमसे नहीं होगा ये डेरिवेशन वेरिवेशन, अब हमें ट्रिक समझाएंगे, और वही आ रहा है कि नहीं। यस सर। तो ये चीज अब आपको हेल्प करेगी। यहाँ देखिए, आर कैप वहां पे होता था, यहाँ पे यानी इसका ऐसे होता था, बनता था, कोई भी पॉजिटिव सोर्स चार्ज होता था उसके कारण यहाँ पे जो फील्ड इंटेंसिटी बनती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो ऐसी बनती थी। आपके पास इसकी अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, इसी के लिए माइनस साइन लगा है। तो इन चीजों को याद रखिएगा। ठीक है, ये फायदेमंद है कि नहीं, आपको याद रखने का फायदा हो रहा है कि नहीं? यस यहाँ सर। पे भी काम आ जाएगा, वहां पे भी काम आ जाएगा। अगर इसमें पूछेंगे कि अगर पी पॉइंट पे स्मॉल मास एम है, इसके ऊपर फोर्स बताओ, क्या बोलोगे? सर क्या बोले? ई इंटू एम। वाह,
यही होगा। तो यहां E आपको मालूम है, M आपको दिया रहेगा, फोर्स आप बता सकते, ये भी पूछ सकता है, दोनों बात बराबर है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछे, मतलब सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल नहीं चिपक गया दिमाग। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पूछे या उस टेस्ट मास के ऊपर फोर्स पूछे, दोनों सेम चीज है ना। यहाँ पे E एक बार निकल गया, बस हो गया काम, M से मल्टीप्लाई कर दूं। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चंस कैसे भी पूछ सकता है। और ये वाला चीजें, ये वाली ठीक है, ये आर कभी इस सेंस में दे दिया तो ये भी याद रखिएगा, आर के टर्म्स में भी आ जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, वहां पे आप चेंज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। वहां पे आपको आर और थीटा हुआ दिया रहेगा तो आप निकाल लीजिएगा एक्स, और ये चीज है कैपिटल आर दिया हुआ रहेगा, आपको उस समय एक्स निकालना रहेगा, आपके पास दिया हुआ रहेगा आर और थीटा दिया हुआ रहेगा फॉर्मूलाज। तो सिंपल सी बात है, एक्स क्या होगा, आर कॉस थीटा। तो यहां देखिए वही चीजें रख दीजिएगा ना, तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है वो चीजें। ये इससे एक ही फॉर्मूला याद रखिएगा, क्वेश्चंस आप बनाइएगा तो अपने आप समझ में आएगा क्वेश्चंस में कैसे दिया हुआ रहेगा। ये एक्स ना दे के सीधे डायरेक्टली क्या कर देगा, ये वाला दे देगा और थीटा दे देगा, और ये कैपिटल आर तो दिया रहेगा। तो आपको एक्स ऐसे डायरेक्टली नहीं मालूम चल के फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक प्रकार से देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये अगर आपके पास आर दिया हुआ है तो ये होता है आर कॉस थीटा, और ये होता है आर साइन थीटा। बस इसी का इस्तेमाल करना रहेगा वहां पे। ठीक है, क्वेश्चंस आएगा तो अपने आप दिख जाएगा चीजें। अब देखिए मैक्सिमम मैग्नीट्यूड वाला यहाँ पे सेम कहानी चलेगा। बताइए मैक्सिमम मैग्नीट्यूड के लिए, अब देखिए मैं आपको बोल रहा हूं, यहाँ पे देखिए, अगर मैं x पहले ऐसे लेता हूँ, यहाँ पे x बहुत ही, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ, आप देखोगे x जैसे से बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि x में अगर चेंज कर रहा हूँ, x में बढ़ा रहा हूँ, दूर जाते जा रहा हूँ, x बढ़ा रहा हूँ मतलब दूर जाते जा रहा हूँ, यहाँ पे जाऊंगा तो ज्यादा x, यहाँ पे जाऊंगा और ज्यादा x, जैसे जैसे मैं आगे जाते जा रहा हूँ तो ये x बढ़ाते जा रहा हूँ, तो e के ऊपर क्या डिपेंडेंसी है, क्या e क्या चेंज कैसे होगा, क्या आप बता सकते हो इस चीज से। तो वो चीजें याद करो, हम लोगों ने उस समय किया था। होता क्या है कि सिंपल सी बात है कि y एज अ फंक्शन ऑफ x, ये देखिए y एज अ फंक्शन ऑफ x होता है, तो इसमें कहा जाता है कि y का नेचर बताइए जब x हम चेंज कर रहे हैं, ये मैथ्स में आता है। तो इसमें देखिए e रिंग के कारण जो है, इसका मैग्नीट्यूड अगर लेते हैं तो ये हो जाएगा y, मान लीजिए उसको, और यहां पे देखिए ये माइनस हट जाएगा, g आपको मालूम है, m आपके पास मालूम है सोर्स मास, x आपको वेरी करना है, कैपिटल आर ये सब कांस्टेंट बना हुआ रहेगा। इस रिंग का, ये रिंग का मास तो फिक्स है, आप सिर्फ क्या कर रहे हो, ये x चेंज कर रहे हो ना, ये x चेंज कर रहे हो ना, अलग अलग पॉइंट पे जा रहे हो, अलग अलग पॉइंट पे जा रहे हो, उसको बोल रहे हो कि x चेंज करने से y कैसे चेंज होगा। तो ये बोल रहे हो कि ये फंक्शन ऑफ x, ये देखिएगा एक प्रकार से फंक्शन आ गया, x और y का फंक्शन बन गया, बाकी सब तो पैरामीटर्स आर्बिट्री कांस्टेंट है, कुछ भी होगा कांस्टेंट होगा, आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने मान लिया 5 kg, तो ठीक है, एक बार रिंग आपने बना दिया 5 kg का, इसका रेडियस ले लिया 5 मीटर का, आपने फिक्स कर दिया, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, वेरी कर रहे हो x, तो उससे आप रीड कर रहे हो कि y में कैसा चेंज आएगा। तो इसको सॉल्व करने के मैं नहीं जाऊंगा, इसके लिए मैं इसका ग्राफ बता देता हूं जिसको आप ध्यान में रखिएगा, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, जैसे जैसे देखिए, जैसे जैसे मैं क्या करूंगा, ये पॉइंट जैसे जैसे मैं आगे लिया, ऑरिजिन से स्टार्ट किया था, आगे गया, तो ग्राफ ऐसा बनता है। ग्राफ, अब ये देखिए एक चीज और है यहाँ पे, ये थोड़ा मैथमेटिकल है। अगर आर आपके पास बहुत छोटा है, ये वाला बहुत छोटा है कैपिटल आर से, सॉरी आर बोल रहा हूं, एक्स, ये एक्स बहुत छोटा है किससे, कैपिटल आर से, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगता है, इसको हम करते हैं
याद कीजिए, मैं आपको एक फॉर्मूला बता रखा हूं चीजों का कि जो बड़ा है उसको बाहर ले लो, बड़ा है वो बाहर आ जाएगा। तो कौन सा यहाँ पे अंदर में बड़ा है? आर, कैपिटल आर स्क्वायर बड़ा है, कैपिटल आर स्क्वायर बाहर ले लो, कैपिटल आर स्क्वायर बाहर लोगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे नीचे आर स्क्वायर भी आ जाएगा, +1, ये आ जाएगा, और होल टू द पावर 3/2। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व कीजिए, यहाँ पे -gmx, यहाँ r का r स्क्वायर और 3 क्यूब, तो r³ बन जाएगा। ये 3/2 इस पे एक बार जाएगा, एक बार इस पे जाएगा, और ये वाला हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। अब इसका अर्थ हो गया कि देखिए यहाँ पे x/r, r तो बहुत ज्यादा है किसके कंपेयर में? x के। यानी अगर मैं इसको लेता हूं x1 तो यहाँ पे r मुझे कितना लेना पड़ेगा? 1000। ये सही रिलेशन बैठता है। तो ये देखिए यहाँ पे अगर इसका वैल्यू देखेंगे तो 1/1000 कितना वैल्यू है? बहुत कम। किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में 1 प्लस समथिंग, जो कि बहुत कम है, इनसिग्निफिकेंट है 1 के कंपेयर में, तो इसको क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू की कोई कोई मतलब असर नहीं है इसके ऊपर। यहाँ पे 1 प्लस समथिंग लेना है, इसका वैल्यू बहुत कम है, तो ये हो जाएगा 1 की पावर 3/2 दैट इज 1। तो ये हो गया आपके पास, ये आ गया। और यहाँ पे से देखिए ये एक लीनियर फंक्शन है, y इज इक्वल टू ऑफकोर्स r भी क्या है? ये भी तो एक कांस्टेंट ही है, तो सम कांस्टेंट माइनस सम कांस्टेंट टाइम x। तो यहाँ के लिए थोड़े से x के लिए कैसे लीनियर बिहेव करता है? तो लीनियर बिहेव करता है तो ऐसा देखिए इसकी तरह, और लीनियर बिहेव करेगा तो ऐसा आएगा लीनियर लाइन के लिए। फिर उसके बाद एक पॉइंट पे मैक्सिमा आता है, दैट इज कौन सा पॉइंट होता है? r/√2। तो एक बार इधर की ओर x इधर लेंगे तो प्लस, और एक बार माइनस में लेंगे, ये -x कह लो उसको। इसके लिए वैल्यू क्या आएगी? -x आएगी, और ये पॉजिटिव x आएगी। और इसलिए भी ले रहे हैं क्योंकि इसका देखिए, इसका एक और कारण है, ये मैथमेटिक्स वालों के लिए होता है, ये फंक्शन एनालिसिस में आता है। यहाँ पे आप जो वैल्यू रखोगे ना, यहाँ पे क्या होता है हमारे पास? gmx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। इसमें अगर आप x की जगह -x रखते हो ना, तो पूरा वैल्यू का सिर्फ देखो, इसमें अगर x की जगह -x रखोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ का अंदर में माइनस वो ऑब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि 1 -1 का स्क्वायर है, तो -x होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, दोनों सेम होता है। तो यहाँ पे अंदर में कुछ चेंज नहीं आएगा, सिर्फ माइनस क्या हो जाएगा? एक बाहर आ जाएगा इसके, और इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। तो यानी वैल्यू क्या हो रही है? वैल्यू वही रह रही है, सिर्फ माइनस आ जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है। यानी फोर्स यहाँ पे ऐसा बन रहा है तो यहाँ पे ऐसा बनेगा। ये देखिए, ये उल्टा ही तो है इन दोनों का। ये मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर यहाँ पे पॉइंट पी पे, ये पॉइंट पी है, इस पे मैंने एक वैल्यू असाइन किया, वो ये इसके रिप्रेजेंट कर रहा है E at P ड्यू टू रिंग। ये एक वैल्यू है, ये इस वेक्टर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे अगर मान लेते P' सच दैट ये दोनों सेपरेशन सेम है, P' क्या है आपके पास? इमेज ऑफ P है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो ऑफकोर्स वो ऐसे आएगी, माइनस टाइम ऑफ दिस वन, माइनस टाइम ऑफ दिस वन। तो इस वेक्टर का उल्टा बस बना देंगे, जो कि ऐसा उसको पलट देंगे, ऐसा आ जाएगा, और यहाँ पे, और इस वेक्टर को ट्रांसलेट कर देंगे इस पॉइंट के पास, क्योंकि इसका टेल क्या होना चाहिए? उस पॉइंट के साथ कॉन्साइड होना चाहिए, तो ये आ जाएगा। तो देखिए यही वाली बातें बन रही है इधर पे भी, ठीक है। ये मैथमेटिक्स है, ये जितना आप समझ सकते हो वो अंदर में जाने की चीज है, लेकिन ये हमारे पास क्या काम की आएगी? अब देखिए r/√2 पे इसका आपके पास आता है मैक्सिमम वैल्यू, मैग्नीट्यूड वाइज में सबसे ज्यादा यहाँ पे आपके पास फील्ड इंटेंसिटी होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और ये होता है Eg max। और ये कब आता है? जब आप x इज इक्वल टू r/√2 पे पहुंच जाओ। ये वैल्यू याद रखिएगा, नहीं तो वहां पे आप डिफरेंशिएट करना पड़ जाएगा फंक्शन को। ये वैल्यू कैसे आती है? एक प्रकार से ये देखिए, यहाँ इस पॉइंट पे क्या है, यहाँ पे अगर आप देखिएगा, एक सेकेंड इसके आगे देखिए, हाँ इसको मैं आगे दिखा दूंगा।
इस पॉइंट को देखिए, यहाँ पे क्या है ना, ये वैल्यू क्या है, यहाँ पे टेंजेंट 0 है। देखिए यहाँ पे टेंजेंट 0 आती है, टेंजेंट 0 है, यानी पे यहाँ पे डेरिवेटिव क्या है, 0 है। तो ये फंक्शन y डैश को आपको 0 करना पड़ेगा, और फिर इस फंक्शन को आप समझ रहे हैं डिफरेंशिएट करना कितना बड़ा बात है। तो ये वैल्यू याद रखिएगा कि x इज इक्वल टू r/√2 पे आपको वैल्यू आएगी मैक्सिमा की। मैग्नीट्यूड वाइज ये फील्ड मैक्सिमम हो जाता है, मैग्नीट्यूड वाइज, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड वाइज, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड वाइज, और उसके बाद फिर देखिए घटने लगता है। ये कैसे, देखिए अब आपने क्या बोला, x इज मच मच ग्रेटर देन कैपिटल R। तो यहाँ पे फिर से वही वाली बात बोलते हैं, बाहर मजबूत आएगा, तो मजबूत बाहर आएगा तो GM/x, और इस बार कौन बड़ा है, तो x बड़ा है, तो x बाहर आएगा, तो x बाहर आएगा तो x की पावर 3 आ जाएगा, क्योंकि वैसे ही बात हो गई, x² बाहर आया तो इसके पावर 3/2 लगेगा, और इधर लगेगा, आपने क्या ले लिया, x को बाहर ले लिया, तो r² इज इक्वल टू तुम्हारा 3/2। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा GM/x कट गया, यहाँ पे नीचे x³ बचा हुआ है, तो यहाँ पे x² हो गया। अब ये हो जाएगा 1 + r²/x²। सिंपल सी बात है, यहाँ पे सेम बात वही लगेगा, r²/x²। देख लीजिए r/x का बात देखना है, तो x इज मच मच ग्रेटर देन r, सो दैट्स वाई क्या हो जाएगा, x/r, सॉरी यहाँ पे है ना, हाँ अब ये देखिए x इज मच 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 ग्रेटर देन कैपिटल R। तो इसका अर्थ है कि आप समझ लीजिए, आप R कितना लोगे 1, और x को कितना लेना पड़ेगा 1000। ये सही एग्जांपल बैठ रहा है कि नहीं, इस रिलेशन के बेसिस पे सही एस्टेब्लिशमेंट बैठ रहा है कि नहीं, कि इस बार हमने x को ले लिया है 1000 किलोमीटर, और इस बार रिंग का जो रेडियस है वो आपके पास 1 किलोमीटर का है, तो इसका r/x का रेशियो देखिएगा तो 1/1000, तो बहुत छोटा वैल्यू आ रहा है। उसके बाद इसका स्क्वायर होगा और छोटा बन जाएगा, तो 1 के सामने ये इनसिग्निफिकेंट होता है, तो ये हो जाएगा 0, और ये बैठ जाएगा, ये 0, तो टाइम्स 1, तो 1 की पावर 3/2 1 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाता है GM/x²। तो एक प्रकार से ऐसा लगता है पॉइंट मास की तरह हो गया, ये रिंग क्या हो गया, टर्न हो गया पॉइंट मास की तरह। तो यहां से पॉइंट मास के लिए x² वाला कर्व जाता है, वो ऐसा जाता है, तो ये ऐसे मिल गया और ऐसे आ गया। ये बात समझ में आ गई सबको, सबको बात समझ में आ गई। Yes, sir. R के किस वैल्यू पे आपको, x के किस वैल्यू पे, x के r/√2 वैल्यू पे आपको E मैक्सिमम आएगा ड्यू टू रिंग, और कैसा रिंग होगा, यूनिफॉर्म रिंग होगा, और ये P पॉइंट कैसा होगा, एक्सियल एक्सिस पे लाई करने वाला पॉइंट होगा, कोई भी यहां वहां मत उठा लीजिएगा, कहिएगा हमें तो फिजिक्स बहुत आती है, हम इस पॉइंट पे भी यही फॉर्मूला लगाएंगे। अरे नहीं आएगा भैया, यहाँ के लिए हमने डेरिवेशन किया था, ये डीएम मास सबसे इक्वल डिस्टेंस पे है, ये आर, यहाँ का भी डीएम मास, उसके बाद ये डेरिवेशन आया था, सब कुछ डेरिवेशन के बाद निकाला था, और होमोजीनियस मान के किया था। तो डेरिवेशन अगर छोड़ रहा हूं तो ये मत सोचिए किसी भी पॉइंट पे ये निकाल सकते हैं, सिर्फ एक्सीएल पे, और वही क्वेश्चन आएगा आपके पास, जरूर सोचिए मत ज्यादा कि और उस पे आ गया तो उस पे आ गया, नहीं आएगा भैया, ठीक है। अब ये चीजें हो गई तो हो गई तो हो गई, देख लीजिए ये कंपेयर कर रहे हैं, ये कंपेयर हो रहा है, और ये चीजें हो रही है, और ये कभी कभी देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होता क्या है कि आपके पास ये हमेशा इधर फील्ड आ रहा है, तो यहाँ पे एक्स पॉजिटिव लिया जाता है, ये बात थोड़ा देख लीजिएगा ई के मामले में, कि आपको ग्राफ कैसे बनाने के लिए बोला जा रहा है, ये एक्स पॉजिटिव, ये डायरेक्शन आपको बोल दिया कि इस डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव डायरेक्शन लेना, और इधर को तब निगेटिव लेना पड़ेगा, ऑरिजिन से इस डायरेक्शन की ओर पॉजिटिव मान लिया, तो इस अपोजिट डायरेक्शन को, यानी इस डायरेक्शन के 180 डिग्री पे अगर मैं चलता हूं तो वो होगा माइनस में, ठीक है। तो यहां पे अगर आपको ये पॉजिटिव बोल दिया तो यहां से आपके पास इजी वाला फील्ड होगा, वो ऑफकोर्स माइनस डायरेक्शन में है, क्योंकि देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन इधर वाला है और इधर वाला निगेटिव डायरेक्शन है, तो यहां से याद रखिएगा, यहां से आपको स्टार्ट होता है निगेटिव में, यहां से निगेटिव में ऐसे ऐसे स्टार्ट हो, ठीक है। और
ये मैग्नीट्यूड वाइज देखिए मैक्स, ये फील्ड क्या हो रहा है, पहले धीरे 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 बढ़ रहा है, फील्ड बढ़ रहा है। देखिए फील्ड का अगर मैं मैग्नीट्यूड के टर्म्स में देखूं तो ये चीज ऐसे देखिए, ये देखिए यहाँ पे फील्ड मैग्नीट्यूड के टर्म्स में धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो क्या हो रहा है, फील्ड बढ़ रहा है। देख रहे हो फील्ड बढ़ रहा है, फील्ड बढ़ रहा है। अरे ये मत समझ लेना कि ये डायरेक्शन ये है फील्ड का, अरे मैं बस उसके हाइट से मैं आपको दिखा रहा हूँ उसके मैग्नीट्यूड्स को, ठीक है ना। ये मत समझ लेना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये ग्रेविटेशनल, ठीक है, ये है मैग्नीट्यूड आएगी सबसे मैक्सिमम आई, फिर उसके बाद क्या होगा, ऐसे मैक्सिमम आ गई, फिर उसके बाद डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ऐसे ऐसे डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ऐसे खत्म होते हैं। दिख रहा है ये चीज, समझ में आ गया सबको। यस सर। और यहाँ पे कितना होगा फील्ड बता दीजिए ओरिजिन पे, ये तो नहीं बताए कितना होगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन सर, बहुत हार्ड क्वेश्चन 0। पूछ देते। जीरो होगा क्योंकि टाइम्स एक्स है बेटा, टाइम्स एक्स है, एक्स जीरो तो वो भी जीरो, जी एम एक्स बाय ये वो वैसा वैसा और कैसा, एक्स जीरो तो आपके पास पूरा जीरो हो गया, जीरो टाइम्स समथिंग कुछ भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीरो होना ही है। समझ में आ गया, दिख गया आपको रिंग के कारण फील्ड कैसा बन रहा है, कोई डाउट वाउट तो नहीं है ना, बता दो। अब आगे की और डिस्क के लिए सेम चीज देखिए, डिस्क का आपको फॉर्मूला मैंने वहां छोड़वा दिया था, डिस्क का आपको याद रखिएगा, डिस्क का कितना होता है, डिस्क का सेम चीज रिंग के बेसिस पे हम डेरिवेशंस होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या होता है कि आप इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, ये वाला नहीं, ये वाला फॉर्मूला। इनफिनाइट शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, तो होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इनफिनाइट शीट के कारण, इनफिनाइट शीट है आपके पास, तो किसी भी पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ई एट पी, ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं चार्ज के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता रहा है, तो इस कारण पे ई पी जो आता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आता है, तो वैसे ही बेसिस पे याद रखिएगा, इसको कर देंगे 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा डिस्क के कारण। और कॉस थीटा कैसे आता है, देखिए यहाँ पे आपके पास ट्रायंगल बना देगा, या तो आपके पास ये एक्स दिया हुआ रहेगा, आर दिया हुआ रहेगा, ये स्मॉल आर होता है, नहीं स्मॉल आर मत लीजिए, यहाँ पे स्मॉल आर ये वाला यूज कर लिया, कोई भी एक वैल्यू मान लीजिए, वाई मान लीजिए, ये सब वैल्यू दिया रहता है आपको। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, कॉस थीटा आपको बस मालूम करना है, तो सिंपल सी बात है, ये थीटा है, कॉस थीटा कैसे मालूम करोगे, बेस बाई एक्स बाई हाइपोटेन्यूज, तो इसमें वैल्यू डालते जाएंगे और आ जाएगा आंसर। ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, डिस्क के कारण होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा ये वाला एंगल होता है, ये डिस्क का सबसे लास्ट वाला कोना, लास्ट वाला पोर्शन उस पॉइंट के साथ जोड़ दीजिएगा। और ये देखिए, ये क्योंकि ये लाइन जो है एक्सियल लाइन है, तो ये एक्सियल लाइन हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर टू दिस डिस्क, तो ये पॉइंट से अगर ये पॉइंट को जोड़ते हैं तो ये रेडियस होगा, और ये हमेशा इसकी क्या होगा, ये रेडियस जो होगा ये हमेशा इस एक्सिस के परपेंडिकुलर ही होगा। अरे भैया ये पूरा प्लेन ही इसके परपेंडिकुलर है, तो इसमें एक लाइन भी इसके परपेंडिकुलर होगा ही होगा। आप ये लाइन भी ले लोगे ना, ये भी इस लाइन के परपेंडिकुलर है, क्योंकि देखो ये लाइन को यहां देखो, रख के देखो, ये क्या है, एक ये पूरा प्लेन ही प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये लाइन, ये एक्सियल लाइन, तो उसमें का एक रेडियस भी क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री के साथ ही होगा, तो ये देखिए ट्रायंगल बन जाएगा, तो वहां से आप थीटा निकाल लीजिए। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते जाएंगे। और यही वाली बात, अच्छा हाँ इसमें तो एक और चीज वाली बात हो गई, ये वाला फिर ये तो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक में, फिर ये कैसे आता है, आप इसको ट्राई कीजिएगा,
और ट्राई करके लेके आइएगा। सेम कहानी क्या करेंगे, सिग्मा को सिग्मा रहने देंगे। ये सिग्मा क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, क्या नाम है पूरा नाम, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पे ये सिग्मा क्या बन जाएगा, सरफेस मास डेंसिटी, यानी उस सरफेस पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इलेक्ट्रोस्टैटिक में वो बताता था। इस टाइम पे क्या, अरे यार ये क्यों क्यों जाता है, अब इस सरफेस के ऊपर कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो हो गया इसका मास डेंसिटी। क्योंकि सरफेस के ऊपर बात करता है तो इसका पूरा नाम होगा, जिसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, सरफेस मास डेंसिटी। तो सरफेस मास डेंसिटी खाली पहले का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सरफेस मास डेंसिटी हो जाएगा, और सिंबल तो वही रहेगा। माइंड में आपको समझ में आ जाएगा कि अब ये मास डेंसिटी है, तो ये हो गया सरफेस मास डेंसिटी डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप किससे रिप्लेस करते हो, जी से। तो क्या आप इसके लिए बोल सकते हो कि एप्सिलॉन नॉट इज इक्विवेलेंट टू 1/4 पाई जी। रखना, लेके आना, देखना, उसके बाद नहीं आता है तो फिर बताना, समझे? Yes, sir. ठीक है। और याद रखना सिग्मा है तो यहां पे लिखना भैया मास बाय एरिया ऑफ द डिस्क कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। सब कुछ रख के देखना तब आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर बोलना मत कि सर नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया सर। ठीक है, यही तरीका है। बस आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक मैंने पहले पढ़ा दिया था, उसका बेनिफिट उठाओ। कोई भी फील्ड का फॉर्मूला याद नहीं रखना है, उसी से इस्तेमाल करके निकाल लेंगे गर्मा गर्म एग्जामिनेशन के टाइम में। अरे यार टाइम हो गया, चलो 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 चलो, ठीक है, समझ में आ गया सब कुछ, कोई डाउट? No, sir. नो सर। किसी को भी कोई डाउट नहीं है, सही से बोल देना यार। सर आ गए क्या? मैम सर मैम। अरे अरे मैम आ गए, अच्छा कैसे सर? अरे अच्छा हूँ मैं, ठीक है। अब मैं उधर भागना है, मेरे को जेई वाला क्लास है। अरे हाँ आपकी क्लास, ओके सर। ठीक है, बाय। Bye, sir. बाय सर, पोस्ट बना दे। अरे हाँ 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 हाँ, ओह अभी तो मजाक हो जाता। चलो मैं, चलो थैंक यू।